उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 22 फैसलों पर लगी मुहर। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम समेत बड़े मंदिरों के नाम पर ट्रस्ट बनने पर रोक। उत्तराखंड में होगा हवाई सेवा का विस्तार। सीएम ने दिए अधिकारियों को निर्देश। जौलीग्रांट और पंतनगर एयरपोर्ट पर होगी नाइट लैंडिंग। लोकसभा चुनाव के परिणामों की कांग्रेस आज समीक्षा। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया, रजनी पाटिल करेंगी समीक्षा। कल भी बैठक कर नेताओं से फीडबैक लिया गया था। सरकारी अस्पतालों में आज अब इलाज सस्ता लागू होगा। एक पर्ची एक शुल्क, मरीजों को मिलेगा लाभ। चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आने से बाधित हुआ है। भारी बारिश के कारण जगह जगह पर मलबा दिखाई दिया है। पुलिस प्रशासन के लोग रास्ते खुलवाने में जुटे। और मसूरी में देर रात से हो रही बारिश थमी है। दून समेत 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। यात्रियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से अहम खबर है, जहां लोकसभा चुनाव के परिणामों की आज भी समीक्षा कांग्रेस पार्टी में होनी है। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया, रजनी पाटिल आपको बता दें समीक्षा करेंगे। कल भी बैठक कर नेताओं से फीडबैक लिया गया था। आज भी कांग्रेस नेताओं के बीच बैठक होगी। कार्यालय में नेताओं के साथ बैठक होगी, जिसमें हार के कारणों पर समीक्षा होगी। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, लगातार 3 लोकसभा चुनाव में पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है। ऐसे में अब पार्टी समीक्षा कर रही है। पार्टी के अलग अलग नेताओं के बयान भी सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की स्थितियां थी वो कांग्रेस के लिए मुफीद थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना निश्चित रूप से समीक्षा का विषय है। और ऐसे में आला कमान के द्वारा निर्णय लिया गया है। पीएल पूनिया पहुंचे हैं उत्तराखंड और कांग्रेस नेताओं से बातचीत करके फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर हार के पीछे की वजह क्या है। तो आज भी कांग्रेस कार्यालय में नेताओं के बीच बैठक होगी, समीक्षा बैठक। तो लोकसभा चुनाव के परिणामों की आज भी समीक्षा होगी कांग्रेस कार्यालय में। आपको बता दें, कल भी पार्टी नेताओं के बीच बैठक हुई थी। रजनी पाटिल और पीएल पूनिया के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। कल भी कांग्रेस नेताओं से फीडबैक लिया गया था। हार के कारणों की समीक्षा कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस दौरान पीएल पूनिया और रजनी पाटिल के नेतृत्व में ये समीक्षा बैठक चल रही है। 3 दिवसीय ये समीक्षा बैठक, जिसमें उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति और हार के कारणों पर समीक्षा की जा रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का हरिद्वार से। अगली खबर, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 415 गायब या चोरी हुए मोबाइल बरामद किए। आपको बता दें, तो 5 माह में 76 लाख कीमत के मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। सर्विलांस की मदद से मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। हरिद्वार पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो पुलिस ने 415 गायब मोबाइलों को बरामद किया है। आपको बता दें, लगभग 76 लाख रुपए कीमत की मोबाइल अब बरामद हुए हैं। 5 माह में ये मोबाइल चोरी हुए थे। सर्विलांस की मदद से मोबाइल फोन को बरामद किया गया है। यह हम खबर आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो पुलिस ने 415 गायब हुए और चोरी हुए मोबाइलों को बरामद किया है। आपको बता दें, 5 माह में 76 लाख रुपए कीमत के मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। सर्विलांस की मदद से मोबाइल फोन को पुलिस ने बरामद किया है।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। मानसून की बारिश के साथ ही डेंगू का प्रकोप बढ़ने की संभावना बनी हुई है। आपको बता दें स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही घर घर जाकर डेंगू के लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। देखिए, आपको मालूम है कि पिछले 15-20 दिन से देहरादून में काफ़ी बारिश हो रही है, जगह जगह जल भराव भी हो रहा है। तो उससे पूर्व भी मानसून सेशन से पूर्व भी हमारे द्वारा नगर निगम के सहयोग से पूरी एक कार्य योजना बना ली गई थी, जिसमें हमारी 591 आशाएँ तथा 25 आशा फैसिलिटर इसमें कार्य कर रही हैं, जो लोगों के घरों में जा के लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। तो जहाँ कहीं भी लार्वा मिल रहा है उसको लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। तो नगर निगम के सहयोग से लार्विसाइडल एक्टिविटी तथा फॉगिंग एक्टिविटी कराई जा रही है। जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में भी हमारी ये 3 बैठक इसमें हो चुकी हैं। उनके द्वारा भी सभी विभागों को इसमें निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ भी पानी इकट्ठा हो रहा है तो उन संबंधित विभाग उसमें कार्रवाई करते हुए पानी को इकट्ठा न होने की कार्रवाई करेंगे। अब रुक रही अगली खबर का। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा करने जा रही है आपको बता दें, जिसे लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर सिंह चौहान का कहना है कि उत्तराखंड की धरती राष्ट्र भक्तों की धरती है और कांग्रेस को अपने शीर्ष नेतृत्व को यह सलाह देनी चाहिए कि कांग्रेस को देशभक्त ताकतों के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि देश विरोधी ताकतों के साथ। खिलाफ बोल रही होगी। मेरे को दिया जो हमारा प्रदेश एक राष्ट्रभक्त प्रदेश के रूप में जानता है, यहाँ की जनता राष्ट्रभक्त से ओतप्रोत रहती है। उनके लिए भी वो कम से कम इस तरह की एक वो अपने केंद्रीय नेतृत्व को सलाह दें कि वो देशभक्ति के रास्ते पे चलें, राष्ट्रवाद के रास्ते पे चलें और कुछ इस तरह का जो सनातन का जो विरोध करते हैं कुछ ऐसा दिखे उनमें भी कि वो सनातन का विरोध और देश विरोधता के साथ न खड़े रहें। रुक रही अगली खबर का। जसोदापुर इंडस्ट्रियल एरिया की तस्वीर आज भी नहीं बदल पाई। आज भी यहां फैक्ट्रियों से जहरीला काला धुआं निकलता है और फैक्ट्री एरिया की चारों तरफ आबादी होने के कारण इस प्रदूषण से हर कोई परेशान है। जबकि फैक्ट्रियों के संचालन के लिए कई मानक भी हैं, लेकिन भाबर के जसोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसको प्रशासन पूरी तरह से अनदेखा भी कर रहा है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले काले धुएं से स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है, लेकिन ब्लास्ट होती भट्टियों से लोगों के घरों में भूकंप जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि कपड़ों को धोकर छत में सुखाने के लिए रखते हैं तो वो काले हो जाते हैं। जब फैक्ट्री में धुआं बंद करने के लिए कहते हैं तो हमें मारने के लिए आते हैं और धमकी देते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी परेशानी है कि ये धुआं करते हैं, यहाँ पे हमारा मकान पूरा हिलता है। जब जीसीबी में डालते हैं ना, ट्रक में सामान डालते हैं, हमारा पूरा मकान हिलता है। हम बोलते हैं तो बोलते हैं तुमने मकान क्यों लगाया, तो हमने पैसे लगाए तो हमने कहाँ जाना था। ये मकान तो हम धुआं निकलता है, किस टाइप का धुआं निकलता है यहाँ से? काला धुआं निकलता है पूरा, चिमनी पे लगाते नहीं है वो धुआं बाहर निकालते हैं, वो पूरा धुआं। जसोदरपुर में जो फैक्ट्री है इनसे हम बहुत परेशान हैं हम लोग, और छत में कपड़े भी नहीं सुखा सकते, हम काले हो जाते हैं। जब हम फैक्ट्री में जाते हैं तो वो मारने के लिए आते हैं हमको कि तुम कौन होते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, वाल तुमने क्यों बनाए मकान। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं,
हम लोग गर्मी में अंदर कैसे रहेंगे, यहाँ दरवाजे बंद करके रहने पड़ता है। फौज की तैयारी कर रहे युवा का कहना है कि फैक्ट्रियों से उठने वाला जहरीला काला धुआं नीचे घूमता रहता है, जिससे धुंध छाई रहती है, जो सामान्य धुएं से कहीं अधिक खतरनाक होता है, जिस कारण फौज की भर्ती में दौड़ नहीं सकते हैं और हमारी सांस फूलने लगती है। यहाँ के युवाओं का भविष्य जशोदपुर इंडस्ट्री एरिया के कारण बर्बाद हो रहा है। एक नहीं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं धुएं के कारण हमारे जितने भी अभी जैसे हम नौजवान हैं, अभी बच्चे हैं, अभी हमें जैसे भर्ती में अगर हम दौड़ भी मारना चाहें तो हम दौड़ नहीं मार पाते, क्योंकि अगर हम 100 मीटर ही भागते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं सांसें फूलने लग जाती है। और ये इस कारण से होता है क्योंकि अगर हम जब सुबह उठते हैं, हमारे घर वाले अगर हमें 4 बजे उठने के लिए कहें तो हम 4 बजे उठ करके करेंगे क्या? 4 बजे उठ करके अगर हम सबसे पहले धुआं देखेंगे तो धुआं हमारे अंदर कहीं ना कहीं जाएगा, प्रवेश करेगा और हम दौड़ नहीं मार पाएंगे। या देश के लिए हम अगर कुछ ना कुछ करना चाहें तो कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं ये जो नींव है देश की, क्योंकि युवा ही राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर युवा ही सशक्त नहीं होगा तो देश का भविष्य जो है बर्बाद है। नगर वासियों का कहना है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला ये काला धुआं हमारे कमरों के अंदर घुस रहा है, जिससे खिड़कियों को हमेशा बंद रखना पड़ता है। धुएं के कारण माइग्रेन की बीमारी हो गई है। इस मामले में पिछले कई सालों से एसडीएम और विधायक से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फैक्ट्री का ये जहरीला काला धुआं बंद नहीं हुआ। क्या कहना है, ये तो बहुत परेशान कर रहे हैं फैक्ट्री वाले। कहना ये है कि धुआं है, दिन रात हम 24 घंटे खिड़की दरवाजे बंद करके रहते हैं, तब भी मतलब इतनी परेशानी, सांस लेने में दिक्कत है, आंखों में मिर्ची लगती है, सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन की परेशानी हो गई। जब से यहाँ आए हम बहुत परेशान कर रहे हैं फैक्ट्री वाले। तो इसके लिए आपने कुछ कहीं शिकायत वगैरह कुछ? हमने बहुत बार शिकायत की। हम एक बार वहाँ भी गए, कोटद्वार भी गए, एसडीएम के पास, उन्होंने भी वो जब तक वो हरक सिंह थे जब तक तो उनको भी हमने एप्लीकेशन दिया, उन्होंने हमने ऐसे फेंक दिया वो एप्लीकेशन। और अब भी हमने मतलब जब से यहाँ हम ऋतु खंडरी के पास भी गए, यहाँ एक बार यहाँ पे वो आया था, मुख्यमंत्री भी आया था, तब उनको भी हमने एप्लीकेशन दी थी, हाथ में पकड़ाई थी, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब से अभी तक मतलब हमसे 5 साल हो गए, 5 साल से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं इस पूरे मामले से जिलाधिकारी आशीष चौहान अनभिज्ञ हैं, जो प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। मामले के अवगत कराने पर कहा कि प्रदूषण से रिलेटेड ये मामला पहली बार मेरे संज्ञान में आया है, जिसलिए एसडीएम को निर्देशित किया जा रहा है कि वे स्थलीय निरीक्षण कर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसके लिए रिपोर्ट करेंगे। संबंध में जो शिकायत है वो, जैसा कि आप पहली बार मेरे संज्ञान में प्रदूषण से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को ला रहे हैं, तो एसडीएम इस स्तर पे स्थलीय निरीक्षण कर लेंगे और एसडीएम और जीएमडीआईसी इन दोनों को मेरे द्वारा निर्देशित किया जा रहा है कि ये दोनों स्पॉट इंस्पेक्शन करने के बाद में जो भी आवश्यक कार्रवाई है उसके लिए रिपोर्ट करेंगे। फैक्ट्रियों से उठ रहे धुएं के कारण हो रही परेशानियों से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। लोगों के द्वारा शासन प्रशासन को लिखित और मौखिक रूप से कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर प्रशासन इतिश्री कर चले जाते हैं। खाना पूर्ति कार्रवाई से इस फैक्ट्रियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके बाद इनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं, जो कहीं न कहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हैं। कोटद्वार से के न्यूज़ इंडिया के लिए कुंवर सिंह की रिपोर्ट। और उत्तर प्रदेश की खबरों, उत्तराखंड की खबरों में हम आगे बात करेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें, कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों को जो लगेंगी उस पर नेम प्लेट लगेंगे। दुकानों पर मालिक का नाम और पहचान होगा लिखना। आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें, कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर लगेगी नेम प्लेट। दुकानों पर मालिक का नाम और पहचान लिखना होगा। आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देशित किया गया है। आपको बता दें, हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। तो लखनऊ से अहम खबर, सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर लगेगी नेम प्लेट। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। संदीप, कांवड़ यात्रा शुरू होनी है जिसको लेकर तमाम निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा दिए गए हैं। इस बीच अब ये नया आदेश भी सामने आया है कि कांवड़ मार्गों पर जो दुकानें लगेंगी उस पर नेम प्लेट भी लगाना होगा।
बिल्कुल मनोज, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा कदम है। पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने और पीने की जो दुकानें होंगी वहां पर उनको नेम प्लेट अपनी लगानी होगी कि आखिर किस नाम से उसकी दुकान है, उसको अपनी पूरी पहचान जो है उसमें बतानी होगी। दुकानों पर संचालक मालिक का नाम और पहचान सबसे पहले उसमें बोर्ड पे लिखना होगा आपको, कहीं कि आपका क्या नाम है, किस पद पे है और क्या है, आप दुकान पे क्या बेच रहे हैं। और कांवड़ यात्रियों को आस्था की सुचिंता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। हलाला सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। यानी कि मार्गों पर जिस तरीके से अगर कोई मुस्लिम है तो वो अपनी नेम प्लेट को दर्शाए कि आखिर उनके यहाँ सामान लिया जाए या न लिया जाए, क्योंकि कांवड़ यात्रा है और कांवड़ यात्रा के मार्गों पर ऐसी दुकानों पर सामान खरीदना वो नहीं बताया गया है। तो ऐसे में नेम प्लेट लगाना ये अनिवार्य किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कदम को उठाया है। जी हाँ संदीप, अगर बात की जाए कांवड़ यात्रा की तो कांवड़ यात्रा के लिए तमाम सुरक्षा, स्वास्थ्य और के से संबंधित तमाम आवश्यक निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। सड़कों की अगर बात की जाए तो निर्देशित किया गया है कि यात्रा मार्ग की जो सड़कें हैं, गलियां हैं, उनको साफ सुथरा रखा जाए, वो गड्ढे मुक्त होनी चाहिए। तो लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग का और कुल मिलाकर कांवड़ का जो ये यात्रा है, इस पर मुख्यमंत्री पूरी नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल मनोज, कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को लेकर के हर साल की तरह इस बार और सख्ती दिखाने वाले, क्योंकि जिस तरीके से उनके मार्गों पर जो कीचड़ आता था या गंदगी आती थी, वहां पे साफ सफाई की पूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि लगभग जो 17 निकाय हैं और 17 नगर निकाय हैं, उनमें तो पूरी तरीके से जो है साफ सफाई की व्यवस्था करने के लिए अमृत अबजाद ने भी जो है निर्देशित किया है, जो कि मुख्य सचिव हैं। और निश्चित रूप से संदीप, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दुकानों पर अब नेम प्लेट भी लगाना अनिवार्य होगा। तो मुख्यमंत्री के द्वारा ये आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा मार्गों को भी दुरुस्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए। यहाँ रुकेंगे, ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच सीधा आपको लिए चलते हैं प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं आपको। एक बड़े जन जागरण अभियान को अपने हाथों में लेकर के इसे सफलता की नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं, ऐसे आचार्य देवव्रत जी का हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आचार्य जी ने भारत की ऋषि परंपरा को, जो धरती माता के प्रति हम सबके आग्रह को प्राचीन काल से, पौराणिक काल से ही हर भारतवासी को आग्रही बनाती रही है, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए प्राकृतिक खेती के माध्यम से इस धरती माता को बचाने के एक संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। न केवल कुरुक्षेत्र में बल्कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात आज आचार्य जी के इन कार्यक्रमों का उदाहरण बना हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से और देश के उज्जवल भविष्य के प्रति जो भी व्यक्ति आशा भरी निगाहों से आगे बढ़ता है, देखता है, उन सब की ओर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज यहां पर भारत सरकार के माननीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी भारत सरकार में मंत्री बनने के उपरांत आज उनका लखनऊ आगमन प्रथम बार हो पाया है। मैं सबसे पहले उनके आगमन के लिए उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कृषि उत्पादन की दर को देश के अंदर सर्वाधिक करने का गौरव भी उन्हीं के ऊपर जाता है। उन्होंने मध्य प्रदेश जैसे राज्य में वहां के
किसानों के कल्याण के लिए जो अद्भुत कार्य किया था अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, वो आज भी देश के अंदर उदाहरण है। और इसीलिए मध्य प्रदेश के उनके अनुभव और आज प्राकृतिक खेती के साथ कृषि और किसान कल्याण के साथ साथ ग्रामीण विकास के एक अद्भुत मॉडल देश की जनता उनके अनुभव का लाभ लेकर के देखना चाहती है। और इस दिशा से आज उनका मार्गदर्शन यहाँ पर आए हुए हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ इस संवाद के इस कार्यक्रम में मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि हरित क्रांति का लाभ अन्न उत्पादन करने में और उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में प्राप्त हुआ है, लेकिन ये अधूरा सच है। अगर आप 17वीं और 18वीं सदी के भारत के कुछ उन प्रांतों का जिन्होंने अपने स्तर पर उन राज्यों में, उन क्षेत्रों में कार्य किया था, वहां की प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक पद्धति से किए जाने वाली खेती के और उससे उत्पादन की उस दर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में जो पिछले 100-150 वर्षों के अंदर देश को बढ़ाया गया तो उसमें कितना अंतर है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं आपके सामने और मैं चाहूंगा कि हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना ही पड़ेगा, क्योंकि जब धरती वास्तविक प्राकृतिक रूप में थी और उसमें समय के अनुरूप खेती किसानी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया तो देश के अंदर बहुत सारे क्षेत्र इसके उदाहरण हैं जहां पर हरित क्रांति के पहले उत्पादन खेती की ज्यादा थी। इसके बाद कुछ समय के बाद ठहराव आने के बाद जब उन क्षेत्रों में हरित क्रांति के बाद आधुनिक फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का उपयोग होना प्रारंभ हुआ, उस समय के लिए हमें उत्पादन बढ़ता हुआ दिखाई तो दिया, लेकिन आज उसके दुष्प्रभावों से हम इस जीव सृष्टि को बचा पाने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहे हैं। वो सीधे जहर के रूप में नहीं आ रहा है, लेकिन एक स्लो पॉइजन के रूप में वह हर व्यक्ति की धमनियों में घुसता जा रहा है। और ये केवल मनुष्य के लिए नहीं, अभी 2 वर्ष पहले की घटना है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग निराश्रित गो आश्रय स्थल संचालित करते हैं। लगभग हमारे पास 12 लाख से अधिक गोवंश निराश्रित गो आश्रय स्थलों में है, जिनमें से 11 लाख का व्यवस्था प्रदेश सरकार संचालित करती है। 1 लाख गोवंश किसानों को हम लोगों ने मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंदर दे रखा है, जिसमें एक किसान को केवल हम 4 गोवंश तक ही अनुमन्य करते हैं। हर महीने उसका वेरिफिकेशन होता है, गाय सुरक्षित है, हृष्ट-पुष्ट है कि नहीं है। अगर है और सुरक्षित है तो हम उसे प्रति गाय हर महीने 1500 रुपये उस किसान को, परिवार को उपलब्ध करवाते हैं। 4 गाय पर 6000 रुपये महीने, हर महीने उसको उपलब्ध होते हैं। और तीसरी योजना है कुपोषित धात्री या बच्चे के लिए। उस परिवार को इस निराश्रित गो आश्रय स्थल से ब्याई हुई गाय हम उपलब्ध करवाते हैं। और ब्याई हुई गाय उपलब्ध करवाने के बाद उस गाय से हम लोग वहां पर उस गाय को देने के साथ साथ उस परिवार को एक प्रतिमाह 1500 रुपया भी हम उस परिवार को उपलब्ध करवाते हैं। इस व्यवस्था को ले जाने के बाद जब हम लोग देखते हैं तो ये काफी अच्छे पैमाने पर जिन लोगों ने इस पे काम करना प्रारंभ किया उसके अच्छे उदाहरण में सामने आए। लेकिन हमारा अमरोहा में एक निराश्रित गो आश्रय स्थल था।
अचानक वहां पर 12-14 गाय मर गई। हमने लखनऊ से टीम भेजी, IBRI बरेली की टीम भी हमने वहां भेजी, अन्य विशेषज्ञों को भी मैंने भेजा। मैंने कहा मौत का कारण क्या है, अचानक किसी ने जहर तो नहीं दे दिया? देखा कि कोई जहर नहीं। फिर हमने चारे का परीक्षण करवाया तो पता लगा कि चारे में फर्टिलाइजर इतना ज्यादा पड़ चुका था कि उसके बाद वो गाय मरी है। और बड़े पैमाने पर इस प्रकार की घटनाएं मैं 2-3 बार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में इस प्रकार की घटनाएं देख चुका हूं। आप मुझे बताइए, एक गाय अत्यधिक केमिकल और फर्टिलाइजर का उपयोग करने की उस क्षमता को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है तो मनुष्य कहां होगा? मनुष्य की क्या स्थिति होती होगी? अभी बताया माननीय शिवराज जी ने कि कैसे देश के अंदर अत्यधिक केमिकल और फर्टिलाइजर का उपयोग करने के बाद कुछ राज्यों को अपने यहां से कैंसर ट्रेन ही चलानी पड़ी है। मैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखता हूं, आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हर गरीब के लिए आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हुई है। लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर मेरे पास लोग आते हैं मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसे के लिए, और जो भी मेरे पास एप्लीकेशन आता है हम उसको तत्काल धनराशि उपलब्ध भी कराते हैं। और मैं देखता हूं सर्वाधिक मामले कैंसर के होते हैं। याद करिए, आज से पहले इतना भयावह दृश्य नहीं था। लोगों की हो सकता है कि आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत न रही हो, लेकिन बीमारी इस रूप में नहीं। किसी गांव में आप जाइए, उस समय इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। आज तो हम लोग देख रहे हैं, गांव में जाते हैं युवा लड़कों पर किसी की किडनी फेलियर हो रही है, किसी को हार्ट की बीमारी हो गई है, कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो गया है। पहले हम देखते थे कि 20, 25, 30 गांव में कोई एक व्यक्ति को बीमार हो जाता था, लोग ये मानते थे कि कैसे हो गया, पूरा हाहाकार मचता था। आज एक कॉमन बन चुका है। कारण है खान पान कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। इसने नई नई बीमारियों को जन्म दिया है, नए तौर तरीके आगे बढ़े हैं, और हमें इसके बचाव का जो एक नया मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, और वह है प्राकृतिक खेती का। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को और उनकी पूरी टीम को और भारत सरकार को कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज से 3 वर्ष पहले प्राकृतिक खेती के लिए जिस एक अभियान को आगे किया था, आज उसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। और मैं इस अवसर पर गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी का हृदय से मैं धन्यवाद दूंगा कि जब भी हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, वे उत्तर प्रदेश में आकर के हमारे कृषि विशेषज्ञों के साथ, किसानों के साथ यहाँ संवाद बनाते हैं। तो खबरों में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।